क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 26 जनवरी का करंट अफेयर है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे कौन सा है, सबसे पहला आज का क्वेश्चन यही है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कौन से नंबर का है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका ये करंट अफेयर होगा और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके श्री नारायण गुरुदेव, हिस्ट्री से रिलेटेड पर्सनालिटी वाला एक टॉपिक उठाया गया है। केरला असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया है मोशन जो चाहता था कि स्पीकर को रिमूव किया जाए, वहाँ की पीठासीन अधिकारी जो है विधानसभा के उनको रिमूव किया जाए, उससे रिलेटेड। त्रिपुरा सरकार ने आपका जो है रिसा एज अ सिग्नेचर टेक्सटाइल चालू किया है। रिसा क्या है जानेंगे इसके बारे में। श्रम शक्ति पोर्टल क्या है। सुंदरबन में पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। ये किसने बोला? जेडएसआई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिजिटल वोटर आईडी बनेगी। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। ठीक, देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आज जैसे कि एक तो रिपब्लिक डे है, वो तो आप जानते ही हैं, ये नया एडिशन हम लोगों ने आज किया है। और इसके अलावा क्या है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है। ठीक, इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है। कई सारे एग्जाम ने जो है इस पूछा आता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे क्वेश्चन आए, तो आप जरूर कर लेंगे। ईपीएफओ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ और यूपीएससी 2021 के लिए हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, जिसमें कि आप आराम से 1-to-1 जो है हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे सारे जो है डाउट डिस्कशन सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, देखिए पहला जो आज का टॉपिक है वो है श्री नारायण गुरुदेव जी से। ठीक, इसमें क्या है कि इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे वहाँ पे। अब इस बार मतलब क्या है कि यूपीएससी बाकी आयोग भी क्या कर रहे हैं कि एक पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका याद जाए। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति ने, ठीक, वेंकैया नायडू जी ने क्या किया है कि श्री नारायण गुरुदेव की कविताओं का एक अंग्रेजी अनुवाद नॉट मैनी बट वन, ठीक, ये लॉन्च किया है। ठीक, नॉट मैनी बट वन लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड जान लेते हैं क्या था, इनके क्या फिलॉसफी थी, क्या चीज़ें थी। ठीक, देखिए अबाउट नारायण गुरु जी थे। इनका जन्म जो है 22 अगस्त 1856 को हुआ तिरुवनंतपुरम, जो है केरला का, जो कि अभी इनकी कैपिटल भी है। और के गांव एक चेमप जथी में मदन आसन और जो है उनकी पत्नी कुतियम्मा के यहाँ हुआ था। ठीक, ये वे भारत के एक दार्शनिक भी थे, यानी फिलोसफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। काफ़ी मतलब सारे गुण थे इनके अंदर, जो है एक इंटेलेक्चुअल होने वाले के, बुद्धिजीवी वाले। ठीक, ये एक फैमिली कौन सी थी? अजावा कास्ट में इनका बॉर्न हुए थे। ठीक, अजावास जो है काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर आपके केरला में देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज। ही लेड ए रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक, सुधार इन्होंने चालू किया कि सोसाइटी में कोई भी इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए केरला में। और इन्होंने चालू किया सोशल इक्वलिटी, सब बराबर हैं। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो एनलाइटनमेंट की बात करी इन्होंने, वही वेदास, उपनिषद, लिटरेचर, लॉजिकल, मतलब हर जो चीज़, हठ योग होता है। ठीक, योग के कितने टाइप्स होते हैं जरा इसको आप लोग आज जो है कमेंट बॉक्स में जो लिखिए। जैसे काम योग होता है, हठ योग होता है, ठीक, सारे लिखिए। राज होता है, ठीक है। ही वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ टेम्पल मूवमेंट। ठीक, केरला में आप लोगों ने जो है उसमें पढ़ा भी होगा, सोशियो स्पेक्ट्रम वाली बुक आप लोगों ने पढ़ा है अगर, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। ठीक, वाईकॉम सत्याग्रह था। ठीक, सत्याग्रह वाईकॉम हो गया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट तो इसमें ये भी थे आपके श्री नारायण गुरुदेव जी। और अनटचेबल के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, अन्याय था, उसके खिलाफ, अछूतों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। ठीक, उन्होंने सार्वभौमिक संदेश दिया, मतलब सबके लिए यूनिवर्सल मैसेज था ये, कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ठीक, ठीक, इनके अच्छा जो डिसाइपल थे उनका नाम बताइए, जिन्होंने बोला था कि नो कास्ट, इन्होंने वन की जगह नो कर दिया, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो गॉड। ये किसने दिया था? ये देखिए श्री नारायण गुरुदेव ने क्या दिया, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। इनके जो डिसाइपल थे, इनके जो मतलब जो इनको मानने वाले थे, जो इनके अनुयायी थे, फॉलोअर थे, उन्होंने दिया था नो कास्ट, नो रिलीजन, नो गॉड।
उनका नाम क्या था, आप लोगों को नाम बताना है। ठीक, 1988, ये 1888 में जो है इन्होंने एक टेम्पल बनवाया लॉर्ड शिवा का पुरम में, जो कि कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मतलब उस टेम्पल में सभी लोग जा सकते थे। ठीक, इसमें फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, इनके इनसे रिलेटेड याद करने पड़ेंगे, और यही याद करना पड़ेगा कि इन्होंने ये क्या चीज़ बोली थी। जैसे मैं बोला ना, इनके डिसाइपल ने दूसरी चीज़ बोली थी, इन्होंने क्या बोला था, तो वो चीज़ आपको स्पेसिफिकली निर्दिष्ट तरीके से याद करनी पड़ेगी। उन्होंने स्वच्छता के आदर्शों, शिक्षा को बढ़ावा देने, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प, तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया। श्री नारायण गुरुदेव के आदित्योपन योग दर्शनम ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करते हैं। ठीक, नादेव्स अध्यापरूपा दर्शनम दर्शनमाला एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। जैसे मतलब यूनिवर्स का वैसे बोला था ना कि बिग बैंग थ्योरी, वैसे ही इन्होंने अपनी इसमें बुक में बताया है। दर्शनामला मतलब अगर पूछ सकता है मतलब बताइए किसने लिखा है, तो आप क्या बताओगे। ठीक, वैसे तो आप अगर नहीं पता होगा तो आप किसी साइंटिस्ट का नाम लिख दोगे यहाँ पे। तो इन्होंने केरला में पूरे घूमे, स्टेट महाराष्ट्र मद्रास में भी, जो अभी तमिलनाडु है उसमें भी घूमे। हालांकि मद्रास जो था उसमें आंध्र प्रदेश भी आता था जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक, और पहले मतलब, और ये मतलब यही बताते थे एक ही गॉड है, वन गॉड इज़ देयर, कोई ये नहीं है कि तुम्हारा गॉड अलग है हमारा गॉड अलग है। और पीपल कोई कहते थे कि कास्ट और ये धर्म के नाम पे क्यों लड़ते हो भाई, ये सब जब गॉड ही एक है, हम सब एक हैं, एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है। इनकी मतलब दिवंगत हो गए थे ये 20 सितंबर 1928 को, और इन्होंने जो है समाधि ले ली करना केरला में, पब्लिक हॉलीडे होता है उस समय। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है श्री नारायण जयंती भी मनाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए पर्सनालिटी वाले में आप लोग को जो है ये फैक्ट्स बहुत याद करने पड़ेंगे, और मल्टीपल रिवीजन इज़ द ओनली की। अब देखिए आगे क्या है कि केरला सभा अध्यक्ष यानी कि पीठासीय अधिकारी यानी कि स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को केरल विधानसभा ने खारिज कर दिया है। ठीक, मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, केरला रिजेक्ट, एक यहाँ के जो स्पीकर हैं पी श्री रामकृष्णन, इनका रोल मतलब बताया जा रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग के केस में और बहुत ही उल्टा सीधा खर्चा करते हैं लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीट के लिए। तो अपोजिशन ने क्या किया था कि इनके खिलाफ रिमूवल के लिए एक मोशन पास करने की कोशिश की थी। तो इससे रिलेटेड हम लोग पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है वो देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है पूरा फिर मोशन पास करने के लिए पूरा विधानसभा में वोटिंग या फिर वो हुआ तो उसमें रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब ये मोशन ही पास नहीं हो पाया है। अब समझ लेंगे कि स्पीकर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, उनको रिमूव करने के लिए कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती, क्या चाहिए। ठीक, अब देखिए स्पीकर जो है वो सिर्फ अपने हाउस से मतलब उसको निकाला जा सकता है, या एक रेजोल्यूशन लाकर, ठीक, एक प्रस्ताव लाकर हाउस में, और जिसको प्रस्ताव को पास करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, या फिर देन मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। देखिए इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक, 100 में से जो भी वैकेंसी और जो भी वो है आपके वैकेंसीज मान लीजिए 10 है उसमें से, तो 10 हट गए तो 90 में से आपको जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, मतलब इसका जो 90 का मोर देन 50% यानी कि 50, 45 हो गया। ठीक, और +1 तो 46 जो ले आएगा तो ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन सबसे थोड़ा अलग होता है, इसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक, प्रभावी बहुमत इसे बोलते हैं। और इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है वो पीठासीन अधिकारियों को हटाने के लिए ही होती है, एक ये कॉमन चीज़ है तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, और इस रेजोल्यूशन को जो है इज़ नॉट इन अ पोजिशन, जब रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है तब स्पीकर खुद वोट नहीं कर सकता है। ठीक, आगे समझिएगा। आर्टिकल 179 आर्टिकल 179C में कहा गया है कि मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी अगर हो रहा है तो रेजोल्यूशन लाया जाएगा। वो तभी हट सकता है जब एक रेजोल्यूशन पास किया जाए असेंबली से, और इसकी मेजॉरिटी ऑफ होनी चाहिए ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द। ठीक, वैकेंसी मान लीजिए 100 में जो है 10 वैकेंसी है, तो 90 ही उस समय मेंबर्स हैं ना वहाँ के, ये कहना चाह रहा है। ठीक, और ऐसा रेजोल्यूशन पास करने से पहले 14 दिन का नोटिस यानी 2 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है कि हम भैया रेजोल्यूशन ऐसा लाना चाहते हैं। ठीक, आर्टिकल 181 क्या कहता है कि जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा
तो कौन बैठेगा? मान लीजिए डिप्टी स्पीकर पास हो रहा है के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो स्पीकर बैठेगा, स्पीकर के खिलाफ लाया जाए तो डिप्टी स्पीकर बैठेगा, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है तो कौन सा तीसरा व्यक्ति, कौन सा अदर पर्सन बैठेगा? ये सब बताया गया है आर्टिकल 180 के सब क्लॉज 2 में। ठीक, जब रिमूवर चल रहा होगा, रेजोल्यूशन लाया जा रहा होगा, तो ये सारी बात है। ठीक, इसके आगे देखिए थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ लेके यहाँ पे आई है इस टॉपिक में कि त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है प्लान कर रहा है रिसा को बढ़ाने का, एक सिग्नेचर टेक्सटाइल बनाने का। अब रिसा देखिए क्या है, वहाँ की ट्रेडिशनल जो है आपकी वेशभूषा का एक हिस्सा है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, रिसा होती है, रिकुतु होती है, ठीक, रिसा हो गया, रिकुतु हो गया और रिगनई हो गया। ठीक, रिसा जो है या मतलब महिलाओं को देखा है तो चेस्ट पोर्शन को इसको ढकने के लिए होता है, रिकुतु जो है पूरा ओवरऑल ड्रेप करने के लिए होता है बॉडी को, और आपका जो है अपर हाफ को ड्रेप करने के लिए होता है। ठीक, और जो रिगनई होता है ये आपका लोअर, उसको जो है कमर से नीचे सबको ढकने के लिए होता है। ठीक, अब इसको क्या है कि वैसे तो महिलाओं का, लेकिन लड़के लोग भी वहाँ पे पहनते हैं इसको। और अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ के बिप्लब देव हैं, बिप्लब कुमार जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये जो है कोक बोरोक डे पे जो है इसको पहना, तो इसको जो है अब काफ़ी मतलब लोगों ने इसको देखा तो उस पर समय से चर्चा में है ये। और अब इसको जो है सिग्नेचर टेक्सटाइल भी बनाने की कोशिश की है, मतलब अपना कल्चर बढ़ाने की बात हो रही है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के जो पहनावा है उसको आगे बढ़ाने की, उसमें से जो ट्रेडिशनल ड्रेस है रिसा, रिकतू, रिगनई, इसको बढ़ाने की बात हो रही है। रिसा ये एक तरीके से अगर यूपी भाषा में ये गमछा टाइप होता है ये। ठीक, लेकिन ये हैंड से बनता है और हैंड वोवन होता है, ये हाथों से बनाया जाता है, मशीन से नहीं। और इसकी सिग्निफिकेंस जो है काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने की बात करी जा रही है। कोक बोरोक डे क्या है? कोक बोरोक जो है त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, समझिएगा। और ये ऑफिशियल जो हमारा शेड्यूल 8 है संविधान का, उसका भी हिस्सा है। 22 लैंग्वेज में से एक ये भी है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये पूरी वो थी इससे रिलेटेड बात। और रिसा त्रिपुरा के स्वदेशी जनजातीय वहाँ के ट्राइबल जो वो है समुदाय है, इस्तेमाल किए जाने वाले परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल हस्त निर्मित कपड़ा है, और ऋषा त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक भी है। ठीक, अब देखिए इसमें ये चीज़ है कि ऋषा जो है ज़्यादातर दोनों ही मैन और वीमेन दोनों की पहनते हैं इनको। और यही चीज़ मैंने बताया कि अपर हाफ जो है ड्रेस फॉर वीमेन जो होती है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी हैज़ 2 पार्ट्स, रिसा और रिकतु। रिसा जो है चेस्ट पार्ट को, रिकतु जो है अपर होल पार्ट को करता है, रिगनई जो है लोअर पार्ट को। ठीक, मैन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं रिसा को हर टर्बन मतलब पगड़ी उड़ी बनाने के लिए, और वेस्ट के ऊपर जो है वेस्ट ओवर धोती, ऑल्सो फॉर टाइंग द वेस्ट ओवर धोती की तरह। जब वेन मैन इसको रिसा को पहनते तो इट गिव्स देम स्ट्रेंथ, स्टेटस ऑफ द पर्सन। मफलर विंटर में यूज़ कर, काफ़ी सारे यूज़ हैं। ठीक, और एक रिसा सरमनी, सरमनी होती है। अब देखिए सरमनी से रिलेटेड है ये, मतलब कितना मिलता जुलता वर्ड है, होती है। उसमें त्रिपुरा गर्ल चाइल्ड जो होती है उसको 12 से 14 साल के बीच की, उसको ये रिसा दिया जाता है पहली बार। काफ़ी मतलब इस कल्चरल इम्पोर्टेंस है वहाँ पे इसकी। और आपका जो है ये इसमें रिलीजियस एक धार्मिक एक त्यौहार भी होता है, गरिया पूजा। इसमें आदिवासी समुदायों के एक प्रथागत त्यौहार या शादियों और त्योहारों के दौरान पुरुष लोगों द्वारा सिर की पगड़ी के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ये वाली बात है। ठीक, हिस्ट्री इसकी यही है कि माणिक के किंग जो थे रूल के टाइम पे इसकी ये उपज हुई। और माणिक के किंग कौन से? महाराज त्रिलोचन। उन्होंने इसको इन्वेंटेड 250 रिगनई एंड रिसा डिज़ाइन फॉर हिज 250 वाइफ्स। ठीक, इसमें रिकुतु रह गया, पता नहीं, तो मतलब 250 उनकी बीवियाँ थीं और इनके लिए उन्होंने इन्वेंशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो कोक बोरोक डे क्या है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, और ये 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और एज द लैंग्वेज वॉज रिकोगनाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन दिस डे इन 1979। अच्छा, ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज हुई है। आप लोग को अच्छा ये क्वेश्चन है कि शेड्यूल 8 जो है अपना, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं अलग अलग, तो उसमें क्या शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेज में कोक बोरोक है कि नहीं है? आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। जैसे इंग्लिश है वो नहीं है,
कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश भी होगी, इंग्लिश में नहीं है उसमें। ठीक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है श्रम शक्ति। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है आपका ईपीएफओ एग्जाम के लिए भी। ठीक। इसमें अब देखिए ये किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है। उन्होंने श्रम शक्ति पोर्टल, अब पोर्टल है तो कई सारे कोई चीज़ मतलब समझ लो वेबसाइट है, उस पर ला के किसी चीज़ों पे डाटा को जो है फीड किया जा रहा होगा, कलेक्ट किया जा रहा होगा। तो वो क्या डेटा है यहाँ पे समझ लेते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स रिलेटेड है। कौन से, ट्राइबल, जो ट्राइबल हैं वाले यूपी से आपके जो जा रहे हैं महाराष्ट्र में कहीं काम करने, या फिर छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं मध्य प्रदेश में काम करने, तो वो जो आप मतलब ये प्रवासी श्रमिक जो हैं आदिवासी वाले, इनके लिए श्रम शक्ति पोर्टल बनाया गया है। और इनको इनका मतलब इनका जब डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये लोग फीड कर दिया जाएगा, तो इनके लिए जो भी कल्याणकारी मौजूदा योजनाएं हैं इनको जो है उसका लाभ पहुंचाया जा सकेगा अच्छे से। ये पूरी बात है। बस में ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ट्राइबल्स के लिए है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से संबंधित है। श्रम शक्ति पोर्टल है तो ये माइग्रेंट, वहाँ पे मतलब श्रम शक्ति आए तो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मत लगा देना वहाँ पे। ये चीज़ है। ठीक, समझ में आ गया। और श्रम शक्ति पोर्टल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल आएगी, मेल हैं फीमेल हैं, आपका क्या एज है। ठीक। जनसांख्यिकीय प्रोफाइल क्या होता है, ये सब होता है। माइग्रेशन पैटर्न क्या है, छत्तीसगढ़ से एमपी जाते हैं, एमपी से या एमपी वाले ट्राइबल जो है कहाँ जाते हैं, कौशल क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। नीड क्या पड़ी है कि कई सारे इनके चैलेंजेस होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं जब उनके पास डेटा ही नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ठीक। तो कैसे पॉलिसीज़ को इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली बना पाएंगे, कैसे डिसीजन और स्ट्रेटजीज ले पाएंगे, कल्याणकारी कल्याण कैसे पहुंचा पाएंगे, वो वाली चीज़ है। ठीक। इस पोर्टल का महत्व क्या है, श्रम शक्ति पोर्टल आंकड़ों की उपलब्धता की कमी को पूरा करेगा, वहीं सारी मेन चीज़ें बात है। और इनका जो है जो भी एग्जिस्टिंग कल्याणकारी स्कीम है अंडर आत्मनिर्भर भारत, वो सब इनको पहुंचाने की बात करी जाएगी। ठीक, कोशिश किया जाएगी। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, श्रम शक्ति तो पोर्टल हो गया, अब यहाँ पे श्रम साथी भी एक बात करी गई है। इसमें ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, ठीक, क्या नाम है काउंट करके बताइए, इन्होंने इसको लॉन्च किया। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है। जैसे श्रम साथी ट्राइबल से रिलेटेड साथी है तो क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है आपको। और इससे ये होगा कि जो है लाइवलीहुड जो माइग्रेशन का है वो प्रोडक्टिव हो सके और सेफ हो सके। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छा आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप जो है आपका आजीविका सब कुछ सुरक्षित रहे, प्रोडक्टिव भी रहे, ये चीज़ है। ठीक। ट्राइबल माइग्रेंट जो है वर्कर आफ्टर द ट्रेनिंग विल बी एबल टू एक्सेस एंड डिमांड सर्विसेज एज वेल। अब मतलब उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से कर दी जाएगी कि मान लीजिए उसको ट्रेनिंग दी गई एमपी में और वो वहाँ से गया मान लीजिए केरला कहीं भी काम करने, तो उसको ट्रेनिंग दी गई भैया वहाँ जाओ, तुम जो है इन फला फला स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हो, किससे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, इन सब की ट्रेनिंग आप लोग को दी जाएगी ताकि आप आराम से सेवा दे भी सको, जिसके हकदार हो वो अधिकारों के वो सब आपको मिले, जो भी सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आपको मिलनी चाहिए। ठीक। चाहे आपके बिफोर द माइग्रेशन एंड देयर डेस्टिनेशन आफ्टर माइग्रेशन। तो मतलब ये बताया गया कि जागरूक किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अधिकारियों का खुद ही जो है बोल सकें, खुद ही सुनिश्चित कर सकें। ठीक। अगला टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपका इन्वायरमेंट से संबंधित सुंदरबन। ठीक। अगर आप भारत के नक्शे में देखोगे, ठीक, बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। देखिए इसमें क्या है कि जब ये ऐसे यहाँ से गंगा आती है और ये बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक वो बना हुआ है डेल्टा, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और मेघना रिवर की वजह से। तो ये जो डेल्टा बना है तो इसका नाम है सुंदरबंस। अब देखना दो तीन क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको यहाँ बता दूंगा। सुंदरबन जो है आपका, ये जो है करीबन 40% इंडिया में है और ये इंडिया में जो है वो गंगा रिवर की वजह से है। 60% जो है वो बांग्लादेश में है, ध्यान रखना। ठीक। सुंदरबन में ये अभी कहा गया है कि 428 स्पेशीज़ ऑफ चिड़ियों की स्पेशीज़ है। ये किसने कहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है। और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पे क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक। मैनग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है
जो यूनेस्को लाता है। ये आपका जो है आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो गया, साथ ही साथ रामसार साइट भी है जिसमें वेटलैंड्स और आर्द्र भूमि इनकी बात होती है। समझ रहे हो आप? तो ये कई सारी चीज़ों मतलब काफ़ी इसकी इकोलॉजिकल कल्चरल वो सब है इसमें। यहाँ पे शेर भी आपके पाए जाते हैं, ठीक, बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। और आपका ये तो है ही है इसमें। बस मेन चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें जो इसके फैक्ट्स में ध्यान रखना जरूरी है। इसके फ्लोरा एंड फौना यूनिक चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे नेचर लवर ने, ये 125वें बर्थ एनिवर्सरी जो बर्ड मैन चिड़िया आदमी जो थे हमारे सलीम अली जी से रिलेटेड, मैंने पीछे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सलीम अली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे, ये आप लोग को बताना था, ताकि आप लोग एग्जाम में मान लीजिए नेशनल पार्क पूछे तो आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली जो है वो मार्क करके ना आ जाए, यानी कि बर्ड सेंचुरी वाली जो है मार्क करके लोकेशन ना आ जाए। इसलिए चाहिए क्योंकि यूपीएससी या फिर कोई भी आयोग है ऐसी यूनिक चीज़ें, ऐसी अपवाद या फिर एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और इसमें देखिए ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई सारे फोटोग्राफ या फिर डाले गए हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। उस हिसाब से लोगों ने कहा है कि हमने फोटोग्राफ चिड़ियों की सब लगाई ताकि इंटरेस्ट आ सके लोगों का, लेकर पर्यटकों तथा शौकिया पक्षी दर्शकों का सभी लोगों के मध्य रुचि जागृत करना और पक्षियों के बारे में ज्ञानवर्धन करने की बात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, मैं इसको जरूर डाउनलोड करूँगा अगर मिल जाएगी तो। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं? इसमें कह रहे हैं कि 428 तो बर्ड इसमें लाई गई हैं, जिसमें कि अब देखो नाम इसमें जरूरी है। यूपीएससी ने इस साल जो है नाम दिए तो पूछा था बताओ ये किस जो है एनिमल या फिर बर्ड से संबंधित है, तो मास्ड फिनफुट ये बर्ड की प्रजाति है। उसी तरीके से बफी फिश आउल ये भी है, ठीक। और ये रिकॉर्ड किए जाते हैं ओनली फ्रॉम द सुंदरबंस, यानी कि ये यहाँ के स्थानिक हैं या फिर एंडेमिक हैं, ठीक, समझ में आ गया। और एरिया जो है ये 9 आउट ऑफ 12 स्पेशीज जो है किंगफिशर की, नीलकंठ जिसे कहते हैं, तो किंगफिशर की पक्षियाँ यहीं पाई जाती है। पूरे कंट्री में मान लीजिए 12 पाए जाते हैं, तो इसमें से 9 सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा। एज वेल एज रेयर स्पेसीज पाए जाते हैं, जैसे गोलियत हेरॉन हो गया, ये भी बर्ड की प्रजाति है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर हो गया, इनकी बड़ी अच्छी मतलब ऐसे बीक जो होती है उस ऐसा लगता है चम्मच लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। जरूर देखिए, इन्वायरमेंट वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा रुचि इसमें आएगी आप लोगों को। जहाँ पे आप लोग को ना, जैसे रिसा है, रिसा मैंने आपको समझाया, आप लोग क्या करना है इसको, इसका जो है लड़के तो जरूर देखेंगे आज, ये मुझे मालूम है। ये पिक्चर जो है इसकी जरूर देखिए आप लोग कि रिसा क्या है, रिकतू क्या है, रिगनई क्या है। इस तरीके से इस बर्ड्स के भी आप लोग एक बार पिक्चर जरूर देखिए, इंटरेस्ट आएगा, ठीक। मड फ्लैट्स क्या होते हैं? आपके एक्सपोज इन द लो टाइड जो होते हैं, इसकी वजह से टाइडल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं, प्रवासी बाहर की फीडिंग वीडिंग करने के लिए मड फ्लैट्स जो हैं वहाँ पर, ठीक। और मड फ्लैट वर्टलैंड जो है सुंदर, वो एक स्टॉप ओवर हो जाता है प्रवासी पक्षियों के लिए। इंडिया के जो सुंदरबंस हैं, इंडियन सुंदरबंस आ रहा है, देख रहे हो आप, बंगाल की खाड़ी में आता है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा, मेघना की वजह से, ये सब बता चुका हूँ आपको। और हुगली, ये एरिया कहाँ कहाँ से, हुगली रिवर जो वेस्ट बंगाल से लेके बालेश्वर जो बांग्लादेश है वहाँ तक होता है, ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। जिसमें से इंडिया के पास देख रहे हो 8200 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें भी सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जो कि 2585 स्क्वायर किलोमीटर, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। और वहाँ पे 96 रॉयल बंगाल टाइगर है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रामसार साइट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, क्या नहीं है ये, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है, गैंजेस डेल्टा के पास में, या बांग्लादेश में सुंदरबन आरक्षित वन के समीप स्थित है। इस बंगाल बाग इसे बंगाल बाग पाए जाने में सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में पाया जाता है, ठीक। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स है बंगाल टाइगर के लिए, और इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया को जो है वॉज डिक्लेयर्ड एज द कोर एरिया ऑफ द नेशनल सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अच्छा, NTCA एक संस्था है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में नोट्स आप लोग को आज बनाने हैं, ग्रुप में जरूर दिखाइएगा। 1973 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिक्लेयर किया गया 1970 में, 84 में जो है नेशनल पार्क हो गया ये, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डिजिटल वोटर ID कार्ड। से कुछ नहीं है, सिंपल सा है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो है सबसे बड़ा काम उसका यही होता है कि फ्री एंड फेयर, फ्री फ्रॉम फियर और फेयर मतलब कि सबके लिए जो है बराबर से इलेक्शन कराया जाए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखा जाए। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक, संवैधानिक बॉडी है। और जो है लेकिन इसका एक चीज़ ये है कि जहाँ एम्यूलमेंट सैलरी सबकी बात करी जाती है, वो कौन सा शेड्यूल है हमारा, उसमें आपका जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी सैलरी की बात नहीं करी गई। ये काफ़ी ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान आप लोग को जब पढ़ते पढ़ते जाओगे ना तभी कई लोग पूछ रहे हैं इंटरलिंकिंग कैसे हो, जैसे मैंने अभी बताया ना, अब आपने वो चीज़ पढ़ी होगी और जब पढ़ते समय आपने इसको जोड़ा होगा तभी तो हो पाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन एक बार आ गई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल वोटर डे आपका कब होता है? 25 जनवरी को। उस दिन उन्होंने आपका इलेक्ट्रॉनिक एपिक यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप लोग को अब कार्ड मिलता होगा वोट डालने के लिए, आपकी फ़ोटो होती है, डेटा डिटेल होता है, कहाँ कहाँ पे आपको आपको वोट डालना है, ये सारी चीज़ें। तो अब उसको जो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, बस ये चीज़ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिजी लॉकर में डाल सकते हो, ताकि आप लोगों से कोई पूछे तो आपको बार बार कार्ड निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी शो कर सकते हो। 2 चरणों में शुरू की जाएगी और 25 वहीं सारी चीज़ें मतलब मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेट कर सकते हो आप। फेज़ 1 में, सेकंड फेज़ में जो है रोल आउट होगा 1 फरवरी से। इसमें जनरल वोटर को वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा और ये डिजिटल कार्ड होगा, डिजिटल कार्ड है ये, समझना। ठीक, और ये कई अभी जो इलेक्शन कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं ये भी ध्यान रखिएगा इस साल 2021 में। केरला, पुदुचेरी, आसाम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बड़ा मज़ा आने वाला है इस बार। ठीक, अभी पराक्रम दिवस हुआ था 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको पराक्रम दिवस नाम दिया गया। तो मोदी जी गए थे वेस्ट बंगाल, वहाँ विक्टोरिया पैलेस के सामने जो है बैठ के लोग बैठे थे, तो ममता जी दीदी जो है नाराज़ हो गई थी काफ़ी, पता नहीं किस बात पे। ठीक, इसके लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्या है आपकी, ये वही है, सिक्योर्ड क्यूआर कोड होगा, इमेज होगी आपकी, डेमोग्राफिक वही मेल फीमेल एज, ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, सीरियल नंबर होगा, पार्ट नंबर होगा। ठीक, आप लोग भी करा सकते हो, इसको आराम से देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे एक कई लोग ये कहते हैं अरे हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो एक मुझे कोट याद आता है जो ये कहता है कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन पॉलिटिक्स इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। ठीक, तो आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि कैसे क्या इलेक्शन, कहाँ पे क्या, किसकी क्या पावर, कौन संवैधानिक, क्या कौन सा सांविधिक निकाय है, क्या है चीज़ें, ये सब बात है। डिजी लॉकर में रख के आप प्रिंट करके भी निकाल सकते हो, सेल्फ एलिमिनेट भी करा सकते हो। 25 जनवरी को वोटर दिवस होता है, वोटिंग को बढ़ाना, हाईलाइट करना, ये सारी बात है। ठीक, भारत में कंपलसरी वोटिंग नहीं है, लोगों को जो है प्रोत्साहन देके वोटिंग कराने की कोशिश की जाती है। और 25 जनवरी को जो है 1900 अच्छा, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है फाउंडेशन डे था, ध्यान रखना, क्योंकि ये भूल लेता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रो वोटिंग और वोटिंग के लिए बढ़ा किया गया है। ये डे जो है पहली बार 2011 में सेलिब्रेट किया गया था। इसी प्रकार से 61वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उससे जो वोटिंग एज थी वो घटा दी गई। ठीक, आपका कौन वोट डाल सकता है, इस रिलेटेड 2 जो है आर्टिकल हमारे में है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आपका 325 और 326। ठीक, एक आपको बताता है कि यूनिवर्सल एज, मतलब यूनिवर्सल है कि हर किसी जो भी जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए एक मतदान करने का मौका। एक लोग के पास एक ही वोटिंग राइट है, मुकेश अंबानी के पास भी उतने राइट हैं जितने गरीब व्यक्ति के पास भी हैं, मतलब एक होगा उनका अपना। और दूसरा ये कहता है कि जो भी 18 से ऊपर है वो सबको वोटिंग राइट मिलेगा, इसमें ये नहीं कि ये रेस, ये रिलीजन, ये है तो इसको नहीं देंगे। ठीक, इस बार की जो वोटिंग थीम जो है बनाई गई है वो क्या है? मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड। ठीक, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। ठीक, कंपलसरी तो है नहीं, ये सब करेंगे, जागरूक बनेंगे तभी तो वोट डालेंगे। ठीक, वोटिंग का मैं आप लोग मेंस के लिए वालों के लिए बता रहा हूँ। वोटिंग के करने के लिए जो है 3-4 तरीके होते हैं उस पर वोट की जाती है। एक होता है इमोशनल। इमोशनल में क्या हो रहा है, क्या मैनिफेस्टो में कहा गया,
कैसे जो है उनको क्या करना चाहिए, तो क्या बोला था क्या करने के लिए, क्या किया गया, उसका कुछ भी नहीं सोचा जाता। सिर्फ भावुक होके जो है वोटिंग की जाती है। दूसरा होता है आपका आइडियोलॉजी पे, ठीक, कि कोई जो है साम्यवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का है, कोई समाजवादी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का है, कोई राइट विंग का है, कोई कुछ है। सिर्फ इसको देखते हुए कुछ लोग वोट कर देते हैं। उसके बाद जो है तीसरा क्या होता है कि आपका इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव उस पे होता है कि हाँ अच्छा, हमने आपको जिस लिए बुलाया था, बनाया था आपकी सरकार, आपने वो काम किया, सड़कें बनी नहीं बनी, ये सब किया कि नहीं किया, उसके अनुसार जो है वोट, फिर से वोट दिया जाता है नहीं दिया जाता है। ठीक, तो भारत में जो है ये कॉग्निटिव वाला जो है सिर्फ 1% है। ठीक, ऐसा मतलब एक सर्वे था, मैंने पढ़ा था, उसको मैंने आपसे यहाँ साझा किया है। बाद में टोटली जो है इमोशनल बेसिस पे होता है। आखिरी में बरगला दो और वोट ले लो। हर जगह पे अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग जो है तरीके अपनाए जाते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है, काफ़ी गलत है। नोट फॉर वोट वाली चीज़ें चलती हैं। कोई दारू से मान रहा है, कोई पैसे से मान रहा है, कोई साड़ी से मान रहा है। सिर्फ नज़दीकी फ़ायदे के लिए दूर का नुकसान कर जाते हैं। उनके बच्चे सबके जो है भविष्य के साथ नुकसान कर जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब लोग क्या है कि तुरंत ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखते हैं। ठीक, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ट्रू पूछा गया है यहाँ पे। ठीक, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से रिलेटेड ट्रू पूछे गए सेंटेंस। दूसरा ये कहता है इसी दिन का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बालिकाओं द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं का पर ध्यान केंद्रित करना है। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इसमें जो ये डे जो है फर्स्ट टाइम 2008 से चालू किया गया था। ये इनिशिएटिव है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है? देखिए, पहला वाला गलत है, क्योंकि ये 24 जनवरी को होता है। मैंने कल ही के वीडियो में आपको बताया था। बाकी जो है ये सारे स्टेटमेंट सही है। वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का है, और जुबिन ईरानी स्मृति जी ने चालू किया था इसे। इंटरनेशनल डे 24 जनवरी को जो है इंटरनेशनल डे कौन सा होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी होता है। तो अगर मान लो पूछ ले कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब होता है, तो 24 जनवरी होगा। यूपी पीसीएस में ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो जरूर मतलब दो दो से तीन क्वेश्चन जरूर होते हैं डे वाले। बाकी बीपीएससी में भी होते हैं। तो ये वाले जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस से संबंधित कौन सा गलत स्टेटमेंट है? राष्ट्रीय पर्यटन पर्यटन दिवस जो है, टूरिज्म डे जो है, वो 24 जनवरी को बनाया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए आप लोग। दूसरा है कि थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म जो थी डे का 2021 का, क्या है? देखो अपना देश। ठीक, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है आपके जागरूक बनाने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, कि क्या मतलब जो है आपका काफ़ी महत्व है आपका टूरिज़्म का, और साथ ही साथ सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और कल्चरल की वर्थ क्या चीज़ है। ठीक, संस्कृति उन सबको बढ़ाने वाली बात है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। 24 नहीं, 25 जनवरी को जो है, यानी कि जिस दिन वोटर डे होता है हमारे यहाँ, उसी दिन जो है नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। तो इसी प्रकार से आज का हमारा आपका जो है ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप ज्वाइन करके डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में, टेस्ट सीरीज़ में और स्टडी मटेरियल को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल करके सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। 85648805309696060689 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।